अनम्यूट करके आप लोग बताना, ठीक है? बात करनी है आप लोग को, ठीक है ना? अनम्यूट कर सकते हो आप। तो अभी तक जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की, ठीक है, आज आपने क्या कहते हैं, कोई ऐसा है नहीं है कि आपने पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है, ठीक है? पहले भी आपने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा पे आप लोगों ने काम किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो बेटा बताओ, अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की पाइथन में आज तक की क्लास से पहले, वो किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है? किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाएगी, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी, या कोई और? क्या लगता है आपको? बोलो बच्चे। कोई प्रोसीजरल। अच्छा बेटा, क्यों ही प्रोसीजरल क्यों है बेटा? तुमने बिल्कुल सही बोला, प्रोसीजरल क्यों है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो होते हैं। बिल्कुल 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 सही बोला आपने बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? आशीष। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात बोली। देखो, आज तक जो भी हमने पाइथन में प्रोग्रामिंग पढ़ी, वो सारे के सारे आपके प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है? और फिर हम बात करेंगे, मूव करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक है? तो अगर अपन देखें बच्चे, तो जो सी लैंग्वेज था वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। सी प्लस प्लस कैसा था बताओ? सी प्लस प्लस प्रोसीजरल था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था? बताओ बच्चे, कोई भी। सी प्लस प्लस प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है? कोई भी बोलिए बच्चे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जावा सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो देखो, हम अगर अपन बात करें तो अपन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। सी जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है, मतलब वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है और प्योरली प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर अपन बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है? और क्या कहते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है लेकिन पार्शियल है। अभी मैं उसका मीनिंग भी समझाऊंगा क्यों मैं पार्शियल बोल रहा हूं। जावा इज कंप्लीटली और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्यों? समझना मेरी बात को। एक बात बताओ, जावा में अगर मुझे हेलो का प्रोग्राम लिखना है, क्लास बनाओगे या नहीं बनाओगे? जावा में मुझे सिंपल एक प्रिंट करना है हेलो का प्रोग्राम, या लिखना है वेलकम टू जावा, प्रिंट करवाना है। क्लास बनाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताइए बच्चे। सर बनानी पड़ेगी क्लास। बनानी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस में, क्लास बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर वेलकम टू सी प्लस प्लस लिखना है मुझे? तो नो सर, नहीं पड़ेगी। यही से डिफरेंस चालू होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चे, अगर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो होते हैं जो जनरली प्रोसीजर्स या फंक्शन के ओरिएंटेड चलते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जनरली प्रोसीजर या फंक्शन के ओरिएंटेड चलते हैं, जिनका सेंटर पॉइंट प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है, या जो डिपेंड करता है स्टेप्स पे, जो डिपेंड करता है ब्लॉक्स पे, जो डिपेंड करता है मॉड्यूल्स पे, जो डिपेंड करता है आपके फंक्शन पे, ठीक है? वैसी सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। मतलब जहां जहां आप प्रायोरिटी फंक्शंस को देते हो, जहां प्रायोरिटीज प्रोसीजर्स को देते हो, उसको हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जहां आप प्रायोरिटी डेटा को देते हो, जहां आप प्रायोरिटी डेटा हाइडिंग मैकेनिज्म को देते हो, ठीक है, वो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैसे? देखो, तो अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल सी की बात करें, तो सी में आपने देखा होगा कि हम कोई क्लास या ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। सिंपल हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं या फंक्शन बना लेते हैं। लेकिन आप देखो, वहां सी में आपका डेटा सिक्योर नहीं है। पॉइंटर के थ्रू आप एक जगह से बैठे बैठे दूसरे एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो पहले की बात करें हम, जब 2001 या 2002 की बात करें, तो उस समय क्या होते थे, छोटे छोटे जो वायरसेस होते थे वो सी प्रोग्रामिंग में डेवलप किए जाते थे। ध्यान रखो, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग तो आज भी सी में ही डिजाइन किए जाते हैं। सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग जो आपका कहना चाहिए विंडोज के वर्जन थे, विंडोज 97, विंडोज 2000, 2003, ये सारे के सारे सी लैंग्वेज में ही डेवलप किए गए थे, क्योंकि सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा था। तो उसमें पूरी की पूरी जो प्रोग्राम थी वो प्रोसीजर्स ओरिएंटेड थी, या कहना चाहिए प्रोसीजर पे डिपेंडेंट था। लेकिन वहां डेटा की सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं था, डेटा सिक्योर नहीं था, क्योंकि आप डेटा को प्रायोरिटी वहां नहीं देते थे। ऐसे लैंग्वेजेस को हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जहां
जो टिपिकली प्रोग्राम आपके लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है और एग्जीक्यूट होता है वन आफ्टर वन, मतलब पहला जो भी आपने कहना चाहिए स्टेप्स दिए उसमें से पहला आपका स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, फिर दूसरा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। या जिसमें आप प्रोग्राम फंक्शन बना लेते हो और फंक्शन के अराउंड ही आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम चलते रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, रियल लाइफ सिचुएशंस को आप हैंडल नहीं कर सकते हो। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करना चाहते हो तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हो। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा जो होता है क्रूशियल पार्ट होता है। तब आप बोलते हो कि मुझे डेटा हाइड भी करना है, डेटा को छुपाना है, कुछ पार्ट मुझे बताना है कि आप इसको देख सकते हो और कुछ पार्ट बताना है कि नहीं आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आप याद करो C++ में हम प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड कंसेप्ट यूज करते थे, जावा में भी हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कंसेप्ट यूज करते थे। मैंने C++ को पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बोला? क्योंकि C++ में कोई भी प्रोग्राम आप सिंपल फंक्शन की मदद से भी बना सकते हैं या नॉर्मल भी बना सकते हैं और क्लास की मदद से भी बना सकते हैं। मतलब वहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू काम हो रहा है, लेकिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट के मतलब कहना चाहिए टोटल कंट्रोल क्लास एंड ऑब्जेक्ट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के वहां बना नहीं पाओगे। इसलिए C++ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स भी बहुत सारे वायोलेट होते हैं। जैसे कि देखो, प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, लेकिन C++ में एक फ्रेंड फंक्शन होता है, फ्रेंड क्लास होता है जिसके थ्रू ये हम कर सकते हैं। इसलिए भी वहां अगर अपन C++ की बात करें तो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जावा, तो जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब अगर प्राइवेट है तो बाहर से एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटर का यूज वहां नहीं है, जबकि C++ में पॉइंटर का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कहना चाहिए एक रफ आइडिया हो गया व्हाट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब अगर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एडवांटेजेस की बात करें तो देखो, फंक्शंस पे डिपेंडेंट है, एक के बाद एक स्टेप आपका एग्जीक्यूट होगा, तो बड़ा ही नॉर्मल सा फ्लो होता है, तो इसलिए सिंपल होता है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी इसका सिंपल है, ठीक है। फिर अगर फंक्शन ओरिएंटेड है तो फंक्शन को आप बार बार रीयूज कर सकते हो, तो रीयूजिंग कर सकते हो आप प्रोग्राम को, ठीक है। बार बार फंक्शन को कॉल करके आप रीयूज कर सकते हो। फिर प्रोग्राम फ्लो को ट्रैक करना आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। फिर एक क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, बिकॉज एक मॉड्यूल है, अब उस मॉड्यूल में जो स्टेप्स होंगे वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे, तो क्या है, द एबिलिटी टू बी स्ट्रांगली मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। और बेटा इसमें अगर देखा जाए तो इसको मेमोरी भी कम चाहिए होता है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर हम बात करें पहला डिसएडवांटेजेस, तो पहला डिसएडवांटेज है कि सिक्योरिटी नहीं है, डेटा आपका सिक्योर नहीं है बच्चे, डेटा सिक्योर नहीं है, डेटा एक्सपोर्ट टू होल प्रोग्राम, डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो सो देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर डेटा। पॉइंटर है, पॉइंटर के थ्रू आप कहीं से बैठे बैठे दूसरे एड्रेस के डेटा को एक्सेस कर लोगे, ठीक है। अब जब डेटा हैंडलिंग प्रॉपर नहीं है, डेटा सिक्योर नहीं है, तो रियल लाइफ सिचुएशन को या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? तो दूसरा, डिफिकल्ट टू रिलेट विद रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। थर्ड, डिफिकल्ट टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप्स, रिड्यूसेस एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब प्रोग्राम को एक्सटेंड करना जो है आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टफ है, बिकॉज नए डेटा टाइप बनाना या तो बड़ा टफ है या तो आप बनाने की प्रिविलेजेस ही नहीं है, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस जो दिया जाता है ऑपरेशंस को दिया जाता है, फंक्शन को दिया जाता है, डेटा को नहीं दिया जाता है। ऑपरेशन पे ज्यादा इंफेसाइज किया जाता है, फंक्शन पे ज्यादा इंफेसाइज किया जाता है, डेटा को पे इंफेसाइज नहीं किया जाता, जबकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में डेटा का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है या क्रूशियल होता है। अब बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा। जब हम बात करेंगे कि हमारा जो भी मेन कंसंट्रेशन वो डेटा पे हो या ऑब्जेक्ट पे हो रादर देन द फंक्शन एंड द लॉजिक्स, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग फिनोमिना को या ऐसे प्रोग्रामिंग डिजाइन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बोलते हैं,
ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। अब जो ऑब्जेक्ट होगा उसके कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे और बिहेवियर होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूं कि एक कार है, अगर कार क्लास है तो कार क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। कार क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार को ड्राइव करके हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, सेफली हम पहुंच सकते हैं। तो कार क्या है, एक पैटर्न है। तो कार क्या हुआ, लॉजिक। कार एक लॉजिक है। अगर हम सिंपल बात करें तो कार तो एक लॉजिक हो गया। क्यों मैं लॉजिक बोल रहा हूं, जैसे कि समझो, अगर मैं बात करूं कि कोई भी पर्सन है वो ह्यूमन बीइंग का पार्ट है, वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो मारुति की कार है, तो मारुति की कार मतलब एक कार टाइप का है। मारुति की जो कार है वो कार टाइप की है, ठीक है। दूसरी बात करें हुंडई की कार, मतलब है हुंडई ब्रांड की कार है जो कार टाइप की है। तो पहला एक जो क्लास हुआ वो हम बोलेंगे कार। कार का काम क्या है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना, सेफली ट्रेवल करना, ठीक है। अब सेफली ट्रेवल करना, तो मेरे पास एक पैटर्न आ गया कि एक कार है। अब उस कार को हम बोलते हैं क्लास। तो क्लास क्या होता है, एक लॉजिकल एंटिटी होता है, या सिंपल एक बोलो ब्लूप्रिंट। जैसा कि मान लो आप लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, हमें तो जॉब कहीं नहीं करना, एंटरप्रेन्योर बनना है और क्या कहते हैं अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप रन करना है, ठीक है। आपने सोचा, जब आपने सोचा कि चलो यार मैं काम करता हूं, मेरे को एक यूनिवर्सिटी ओपन करना है। जब मुझे एक यूनिवर्सिटी ओपन करना है तो मैंने जो सोचा, तो ये यूनिवर्सिटी क्या होगी बेटा, क्लास। यूनिवर्सिटी क्या होगी, क्लास। अब यूनिवर्सिटी में हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या देखो, तो यूनिवर्सिटी की बस है, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स है, यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सारी जितने भी हैं, ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्यों क्यों इंस्टेंस बोल रहे हैं, क्योंकि क्लास तो एक सिंपल ब्लूप्रिंट है, उसको अचीव कैसे करोगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते हो बच्चे, तो अचीव कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। कैसे अचीव होगा, तो बच्चे आएंगे, टीचर होगा, उनको पढ़ाएंगे, फिर आपके पास क्लासरूम्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगे। अब इन सबकी एक एक प्रॉपर्टीज है बेटा। टीचर की प्रॉपर्टी क्या है, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चे की प्रॉपर्टी क्या है, वो पढ़ेंगे, फीस देंगे। मेरी बात को समझो, तो सबके पास यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर है। जिसके पास यूनिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होंगे वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता है फिजिकल कंसेप्ट, और क्लास लॉजिकल कंसेप्ट या ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो फोकस किस पे करता है, ऑब्जेक्ट पे या डेटा पे, ठीक है। तो अगर OOP focuses on the object that developers want to manipulate rather than the logic required to manipulate them। मतलब अगर आपको यूनिवर्सिटी खोलना है तो यूनिवर्सिटी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने की जरूरत है। मतलब पहले एक ऑब्जेक्ट आ गया टीचर, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट। अब जब आपके पास स्टूडेंट आ गया, यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। टीचर आ गए, आपके स्टूडेंट और टीचर में आपके कोरिलेशन हो गए, मतलब कहना चाहिए टीचिंग और लर्निंग चालू हो गया। अब आपका परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको जो भी मैनिपुलेशन करना है वो लॉजिक में नहीं करना होता। और लॉजिक क्या होता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्लास, ठीक है। अचीव किसके थ्रू करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अपडेशन किसमें करोगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कैसा है, फिजिकल है, और कहना चाहिए क्लास कैसा है, लॉजिकल है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, इट इज वेल सूटेड फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर लार्ज, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिवली अपडेटेड और मेंटेन्ड। तो जब हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वहां फायदेमंद होता है, बिकॉज वहां हम लॉजिकल इंस्टेंस को अलग डिवाइड कर देते हैं और लॉजिकल इंस्टेंस को इंप्लीमेंट करते हैं फिजिकल इंस्टेंस से, दैट इज ऑब्जेक्ट। और यहां मेन कंसंट्रेशन आपके ऑब्जेक्ट पे होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोले बच्चे। यस सर। गुड। तो आगे बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ अस टू कंबाइन द डेटा एंड फंक्शनैलिटी। अगर अपन क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर आपने जो जावा पढ़ा होगा या C++, आपने देखा होगा क्लास के अंदर होता है डेटा, जैसे कि मैंने बोला इंटीजर ए, इंटीजर बी, फ्लोट सी, ये अपन बोलते थे C++ या जावा में, सॉरी सी की बात कर रहा हूं, नहीं C++ और जावा में। और होता था फंक्शन, ठीक है। तो डेटा को हम क्या बोलते थे, डेटा मेंबर, याद करो, डेटा मेंबर बोलते थे, और फंक्शन को बोलते थे मेंबर फंक्शन। तो बट ऑब्वियस है, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन बोथ।
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या अलाउ करता है? एक कॉम्बिनेशन को अलाउ करता है जिसमें हमारे पास डेटा होता है, फंक्शन होता है, जिनको हम एक ही यूनिट में बांध के रखते हैं, रैप करके रखते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इफ यू रिमेंबर, तो आपको याद होगा इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांध के रखना, उसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और ये जो रैपिंग करते हो उसका नाम होता है क्लास। रैपिंग कहां करते हो? क्लास के अंदर करते हो। डेटा और फंक्शन को कहां रैप करते हो? क्लास के अंदर के अंदर करते हो। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, क्लास ऐसा जो लॉजिकल है और ऑब्जेक्ट ऐसा जिसका एग्जिस्टेंस है, जो फिजिकल है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो इन प्रोग्रामिंग एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, जिसके पास एट्रीब्यूट्स हो, फीचर्स हो, बिहेवियर हो, उसको हम ऑब्जेक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसके पास भी एट्रीब्यूट होगा वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर टीचर है तो टीच कर रहा है, स्टूडेंट है तो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी हुई ना कि क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, या क्लास अटेंड कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये उसका एक्शन हुआ, स्टूडेंट का एक्शन हुआ कि क्लास अटेंड कर रहा है, वो लर्न कर रहा है। दैट इज कॉल्ड बिहेवियर और फंक्शनैलिटी। तो सिंपल सी बात है, जिस भी एंटिटी को रियल वर्ल्ड में कुछ स्पेसिफिक फीचर है, जैसे स्टूडेंट, अगर उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और उस एट्रीब्यूट के बेस पे वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, बिहेवियर परफॉर्म करता है, फंक्शनैलिटी होती है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सो इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड दीज एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डेटा मेंबर एंड बिहेवियर एक्शन आर कॉल्ड मेथड्स। सिंपल। तो अगर क्लास की बात करें तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा प्लस मेथड। डेटा किसको हम बोल रहे हैं? डेटा किसको बोल रहे हैं? एट्रीब्यूट्स को। जैसे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है एज, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है नेम, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट है कॉलेज नेम, तो दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। फंक्शनैलिटी क्या होगी बेटा? बिहेवियर क्या हो गया? कोई भी जो एक्शन वो परफॉर्म करेगा, वो कॉलेज में आके लर्न करेगा, कॉलेज में आके वो प्रोजेक्ट बनाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? बिहेवियर्स हो गए। वो बिहेवियर कैसे अचीव होंगे? मेथड के थ्रू। जो भी फंक्शन आप काम करते हो, जो वर्किंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसको आप किस में रखते हो? फंक्शन में। जैसे कि अगर मान लो 2 नंबर का सम करना है, तो आप क्या करोगे? 2 वेरिएबल ले लोगे। तो जो 2 वेरिएबल ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेटा मेंबर। जैसे मैंने बोला इंटीजर ए, इंटीजर बी। मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूं, इंटीजर हमको नहीं लिखना पड़ता, लेकिन मैंने लिखा इंटीजर ए कॉमा बी। तो जैसे ही मैंने लिखा बेटा, अगर मान लो कोई क्लास है, मान लो, तो उसके अंदर मैंने लिखा इंटीजर और मैंने बोला ए कॉमा बी, तो ये क्या हो गया? डेटा मेंबर हो गया। और उसके बाद मैंने एक बनाया वॉइड और मैंने बोला सम। अब वॉइड सम बनाया, अब इसकी डेफिनेशन दे दूंगा मैं यहां, तो ये क्या हो गया? मेथड हो गया। मेथड मतलब एक्शन। एक्शन क्या कर रहा है? एडिशन परफॉर्म कर रहा है। So in programming world, these attributes are called data members and behaviors of oblique actions are called methods. आगे बात करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें पर्सन, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग एक जनरल टर्म हुआ, एक लॉजिकल कंसेप्ट है ह्यूमन बीइंग, उसको हम बोलेंगे क्लास। ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? क्लास। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पर्सन। पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग की फंक्शनैलिटी अचीव होंगी। ये आपका फिजिकल है, ये आपका लॉजिकल है। अब ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? नेम होगा, एज होगा, जेंडर होगा, ऑक्यूपेशन होगा, हाइट होगा, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हो गए। फंक्शनैलिटी क्या है? वॉकिंग कर सकता है, ईटिंग कर सकता है, वर्किंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है, ये सारे उसके बिहेवियर्स हो गए। तो सिंपल समझो, तो वी हैव एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? नेम, एज, जेंडर, हाइट, ऑक्यूपेशन। और बिहेवियर्स क्या हो गए? वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, ईटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे उसके बिहेवियर हो गए। दैट इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो अब सिंपल अगर हम क्लास की बात करें बेटा, तो क्लास क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन बोथ। इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। ठीक है, to create represent object we first have to write all their attributes and behavior under a single group. This is called class. अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो बट ऑब्वियस है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास बनाना पड़ेगा। और क्लास के अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा? डेटा और फंक्शन दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो कि एट्रीब्यूट और मेथड को कंबाइन करता है। ठीक है, या सिंपल आप ऐसा ही बोल सकते हो, क्लास क्या है? सिंपल डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड।
कैसा डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्यों यूजर डिफाइंड बोल रहा हूं मैं? समझो मेरी बात को। सी प्लस प्लस और जावा में हम देखते थे, जैसे मैंने बोला क्लास और ए। अब याद करो, मैं इस क्लास के अंदर इंटीजर टाइप का भी डेटा ले सकता हूं, फ्लोट टाइप का भी डेटा ले सकता हूं, कैरेक्टर अरे भी ले सकता हूं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, हो गया ये देखो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग डेटा टाइप को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो एक बताता है पैटर्न को, और उसी का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए हम इसको लॉजिकल इंस्टेंस बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को फिजिकल इंस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज ये लॉजिकल कंसेप्ट है। इंप्लीमेंट किससे होगा? फिजिकल कंसेप्ट से, जो कि या फिजिकल इंस्टेंस है, दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्लास लिया फ्रूट। अब फ्रूट क्या हो गया? लॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है? हम जैसे बोलते हैं फ्रूट्स खा रहा हूं। अब फ्रूट तो खाते नहीं है ना हम तो बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं, स्ट्रॉबेरी खाते हैं, ठीक है? तो फ्रूट क्या हो गया? लॉजिकल कंसेप्ट। फ्रूट एक सिंपल नाम हुआ, दैट इज कॉल्ड क्लास। अब ये जो बनाना है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए, जो रियल में है, जिसका रियल एग्जिस्टेंस है। फ्रूट तो सिंपल नाम है, ठीक है? जैसे हमने बोला एनिमल, अब एनिमल क्या हो गया? क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होगा? टाइगर, लायन, बियर, डियर, ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। समझते हैं। जैसे मैंने बोला क्लास फ्रूट्स, तो फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स क्या होगी? फ्रूट का नेम होगा, कलर होगा। मेथड क्या होगा? नेम सेट कर दो, कलर सेट कर दो, ये मेथड्स हो गए। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? बनाना, बनाना है, और कलर क्या है इसका? येलो। तो देखो नेम क्या हो गया? बनाना, कलर क्या हो गया? येलो कलर का होता है। फिर अगर अपन बात करें, ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, कलर क्या है? रेड। तो जब हम सेट नेम की बात करेंगे तो नेम सेट होगा, सेट कलर से क्या सेट करेंगे? कलर सेट करेंगे। तो ऐसे हम कोरिलेट करते हैं बेटा क्लास और ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास को हम इंप्लीमेंट करते हैं या अचीव करते हैं। अब जैसे देखो हमने एक क्लास बोला कार, ठीक है? तो कार क्या हो गया? एक पैटर्न हो गया, ट्रैवलिंग के लिए एक पैटर्न हो गया। ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? किस टाइप का कार है? ऑडी, निसान, वॉल्वो, मारुति, इस हुंडई। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है? वैसे ही अगर अपन मोबाइल की बात करें तो मोबाइल क्लास हुआ। अब वो किस टाइप का है? सैमसंग टाइप का है, नोकिया टाइप का है, एप्पल टाइप का है, रियलमी है, रेडमी है, और भी ओप्पो और जितनी वैरायटीज हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर बच्चे? समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा? इजी है, सिंपल समझ में आया कंसेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का? बताइए। यस सर। गुड। आगे बात करते हैं बेटा। अब आपको अगर पाइथन में क्लास क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो पाइथन में क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं बच्चे, ठीक है? और एट्रीब्यूट का सिंपल मतलब मैंने बता दिया कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं जो क्लास को बिलोंग करेंगे वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज में पाइथन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। जैसे याद करो सी प्लस प्लस और जावा में आप पब्लिक बनाते थे या प्राइवेट बनाते थे और बाय डिफॉल्ट नेचर का होता था, अगर जावा की बात करो। यहां ऐसा नहीं होता बच्चे। यहां अगर हम बात करें ना, तो जो एट्रीब्यूट्स हैं ऑलवेज पब्लिक होंगे। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज ही पब्लिक होंगे। यहां आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाली बात नहीं है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज पब्लिक। जो डेटा मेंबर की हम बात कर रहे हैं ना, ऑलवेज पब्लिक होंगे। और कैसे एक्सेस होंगे? डॉट ऑपरेटर के थ्रू। वहां भी डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होते थे, यहां भी डॉट ऑपरेटर से एक्सेस होंगे। तो कैसे एक्सेस होगा? क्लास का नाम, क्लास नेम, और डॉट एट्रीब्यूट नेम, ठीक है? अब देखते हैं इसका सिंटैक्स समझते हैं, सिंटैक्स से समझते हैं। तो आप क्लास कीवर्ड से स्टार्ट करते हो, देन क्लास का नाम देते हो, कोई भी वैलिड नेम जो वैलिड आइडेंटिफायर है, देन कोलन साइन लगाते हो। उसके बाद बेटा याद करो, जैसे फॉर लूप हम पढ़ते थे, इफ एल्स पढ़ते थे, तो एक इंडेंट आएगा, याद आया? व्हाइट स्पेस, एक इंडेंट आएगा, फिर आपका स्टेटमेंट हो गया। ऐसे करके n नंबर ऑफ आप स्टेटमेंट देते हो, ठीक है? तो क्लास का नाम, देन कोलन, देन इंडेंट लगा के उस इंडेंट से आप जितने भी मल्टीपल लाइन लिखना चाहते हो लिख दो। और फिर वो इंडेंटेशन तब कंप्लीट होगा जब आपका वो पर्टिकुलर क्लास कंप्लीट होने वाला
होगा, या कहना चाहिए जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इंडेंट चेंज कर सकते हो। जितने तक आपने इंडेंट दिया होगा उसको पूरा का पूरा क्लास का पार्ट मानेगा और बाकी को पूरे प्रोग्राम का पार्ट मानेगा, जैसा कि हम इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा या लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ा, वैसा ही कुछ यहां भी होता है। तो जैसे देखो बेटा, मैंने बोला क्लास स्टूडेंट, मैंने एक इंडेंट दिया यहां देखो और पास लिख दिया। पास का मतलब सिंपल पास, क्योंकि कोई ना कोई आपको यहां पर वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैंने यहां कुछ भी नहीं दिया, सिंपल पास लिख दिया तो पास कर देगा और हमारे वैल्यू का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमको एक लाइन तो लिखनी ही पड़ती, याद करो जितने भी इंडेंटेशन होते हैं उसमें एक ना एक लाइन तो लिखनी ही पड़ती है। तो यहां देखो जो क्लास है वो आपका क्लास कीवर्ड है, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो आपका क्लास का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने कोलन लगाया, इंडेंटेशन के बाद आपने पास लिख दिया, तो सिंपल समझेगा कि एक लाइन है लेकिन उससे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल पास कर देना है। सो इन द above example, class keyword indicates that you are creating a class followed by the name of the class. In this case the name is student. अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के पास तीन प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे, स्टेट, उसका बिहेवियर, उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। स्टेट का मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल सी बात कर लो तो बोलोगे स्टेट का मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है वो बात होती है, ठीक है। बिहेवियर मतलब मेथड, एक इसके थ्रू, जब आप एट्रीब्यूट की बात करोगे तो एट्रीब्यूट जो होंगे वो स्टेट को बताते हैं ऑब्जेक्ट के, बिहेवियर किससे आप अचीव करोगे, मेथड के थ्रू, ठीक है। मतलब जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा, मेथड के थ्रू होगा। और सिंपल जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या बताते हैं, स्टेट्स को बताते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आइडेंटिटी क्या होगा, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो इट गिव्स अ यूनिक नेम टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो आइडेंटिटी है, जो क्या करता है, विच इनेबल्स वन ऑब्जेक्ट टू इंटरेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट। तो समझो ये तीन जो मैंने आपको बताए ऑब्जेक्ट के, पहली प्रॉपर्टी है स्टेट, दूसरी प्रॉपर्टी है बिहेवियर और तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। पहला जो स्टेट प्रॉपर्टी है बेटा वो बताता है कि आप एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिंपल स्टेट का मतलब हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं। बिहेवियर का मतलब उस एट्रीब्यूट का क्या बिहेवियर है, क्या टास्क ऑफ एक्शन क्या है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, मेथड्स के थ्रू। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब नेम प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट को जिसके थ्रू और दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू इंटरेक्ट कर पाए या कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाए। आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना मतलब उसको इंस्टेंशिएट करना। तो हम जब ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, क्लास जैसे ही हमारा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम बोलते हैं क्लास जो है आपका इंस्टेंशिएट हो गया। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनाते हैं तब जाके क्लास को मेमोरी मिलती है और अदर रिसोर्सेस मिलते हैं, ठीक है। तो मेमोरी कब मिलेगी, जब आप उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास को मेमोरी और अदर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं वो एट्रीब्यूट और बिहेवियर को शेयर करते हैं क्लास के। तो ऑल द इंस्टेंसेस शेयर द एट्रीब्यूट्स एंड द बिहेवियर ऑफ द क्लास। यहां इंस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस से या रेफरेंस से है। तो जो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस होगा वो किसको शेयर करेंगे, क्लास के मेंबर को शेयर करेंगे। क्लास के मेंबर में क्या होगा, डेटा या एट्रीब्यूट, दूसरा क्या होगा, फंक्शन या मेथड। तो ये दोनों को शेयर करेगा जो भी इंस्टेंस होगा, एट्रीब्यूट को और मेथड को। अब लेकिन ध्यान रखना, बट द वैल्यूज ऑफ दोस एट्रीब्यूट द स्टेट आर यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट बने हैं, मान लो A1 है और A2 है, तो दोनों के पास अलग अलग कॉपी होगी, दोनों की कॉपी अलग अलग होगी। इसके पास भी डेटा मेंबर्स होंगे और फंक्शन होंगे, और इसके पास भी डेटा मेंबर और फंक्शन होंगे। जो ऑपरेशन आप A2 के थ्रू परफॉर्म करोगे, अगर आप डेशन करोगे A2 के थ्रू, तो A1 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो A2 में ही केवल रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों के पास सिंगल अलग अलग कॉपी है, ध्यान रखना। और एक क्लास में कितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, तो समझते हैं।
सिंटेक्स अगर हम देखें बच्चे, तो सिंटेक्स में आपका है वेरिएबल नेम और क्लास नेम। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है? कोई भी वेरिएबल नेम दे दो और क्लास नेम के बाद पैरेंथेसिस लगा दो। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला क्लास स्टूडेंट और पास, ये तो आपका क्लास है, और इस क्लास का पार्ट कितना है? ए वाला, केवल ए ही है, क्योंकि देखो एक ही इंडेंट में है। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैंने बोला ए इक्वल टू और स्टूडेंट और पैरेंथेसिस, ए इक्वल टू स्टूडेंट और पैरेंथेसिस। जैसे ही मैंने स्टूडेंट और पैरेंथेसिस लगाया तो ये जो हमारा है वो क्या बन जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है? वेरिएबल नेम इक्वल टू क्लास नेम, ठीक है। तो इंस्टेंस आपका क्रिएट हुआ, जैसे ही ए इक्वल टू स्टूडेंट बोला आपने, क्लास का इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब देख रहे हो बेटा, ये जो आपका लिखा हुआ है यहां ए इक्वल टू, आप देखो तो ये क्लास का नाम लिखते हो फिर पैरेंथेसिस लगाते हो। इसका लॉजिक कुछ पता है आपको कि हम यहां लिख क्या रहे हैं? वेरिएबल नेम, वेरिएबल आप कुछ भी लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, लेकिन उसके बाद क्लास का नाम होगा, ये पक्का है। उसके बाद क्लास का नाम होगा और फिर पैरेंथेसिस होगा। जैसे क्लास का नाम स्टूडेंट है तो आपने बोला ए इक्वल टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद आपने पैरेंथेसिस लगा दिया। इसका क्या लॉजिक है बच्चे? कोई भी बताओ, कोई भी इस पैरेंथेसिस से क्या समझ में आ रहा है? बोलिए बच्चे, कोई भी। अच्छा, पैरेंथेसिस लगाते कहां है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? आर्गुमेंट, मेरी आवाज आ रही है बेटा या नहीं आ रही है? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पास। और बेटा और कोई आंसर? इसको हम बोलते क्या है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, जहां भी पैरेंथेसिस देखते हो इसका मतलब वो क्या होता है? आपने इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली, जहां भी पैरेंथेसिस देखते हो उसको क्या बोलते हो? तो फंक्शन, फंक्शन बोलते हैं बेटा, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम इसको अगर देखें तो ये भी आपका फंक्शन का साइन है, लेकिन याद करो इस टर्म को, जो ये फंक्शन है, फंक्शन तो है लेकिन स्पेशल मेंबर फंक्शन है, और स्पेशल मेंबर फंक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे? कंस्ट्रक्टर। कुछ याद आ रहा है? कंस्ट्रक्टर कहीं पढ़ते थे? चलो भी डिस्कस करेंगे, चलो मैं एक एक लाइन को डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि देखो मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट, ठीक है, और पास। तो इसके अंदर मैंने क्लास के अंदर एक लाइन देनी थी तो मैंने सिंपल पास लिख दिया। अगर कुछ भी मुझे प्रिंट नहीं कराना था तो मैं सिंपल मैंने पास कर दिया। नहीं तो अदरवाइज मैं डेटा मेंबर या और मेंबर फंक्शन दोनों रखूंगा, या केवल डेटा मेंबर या फंक्शन रखूंगा, ठीक है। अब यहां मैंने ऑब्जेक्ट बनाया या इंस्टेंस बनाया इक्वल टू स्टूडेंट। जैसे ही इक्वल टू स्टूडेंट बनाऊंगा, ठीक है, क्लास आपका इनिशियलाइज हो जाएगा या इंस्टेंशिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है मैं बस अगले स्लाइड में बताने वाला हूं, यहां मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। जब मैंने बोला प्रिंट टाइप ई, अगर टाइप आप प्रिंट कराओगे तो देखो टाइप आएगा क्लास मेन, और उस मेन आपका आया, मेन का क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। और प्रिंट ई कराओगे, ई को प्रिंट अगर आपने करा दिया, मतलब आपने इंस्टेंस को प्रिंट करा दिया ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट जब आप प्रिंट कराओगे तो एड्रेस बताएगा जहां ये क्लास रिसाइड कर रही है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट या क्लास स्टूडेंट। फर्स्ट लाइन क्या शो कर रहा है? क्लास का नाम जो क्या है? स्टूडेंट। सेकेंड लाइन क्या शो कर रहा है? ये सेकेंड लाइन मतलब ई की बात कर रहे हैं हम, तो ई क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट टू विच द रेफरेंस ई इज पॉइंटिंग। ये बता रहा है ई जो है किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है हीप में जहां स्टूडेंट नाम का क्लास रिसाइड कर रहा है। ध्यान रखो, जो ई है वो आपका रेफरेंस है या इंस्टेंस है। ये जो रेफरेंस है वो क्या पॉइंट कर रहा है? किसको पॉइंट कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि स्टूडेंट क्लास को बिलोंग करता है, जिसका एड्रेस क्या है? 0x00002993238888B820 को पॉइंट कर रहा है। नेम क्या है? मेन। मेन जो है, मेन बता रहा है कि मेन मॉड्यूल है, तो जितने भी मॉड्यूल आएंगे उसका नाम मेन ही होगा, क्योंकि मेन नेम जो होता है वो मेन मॉड्यूल का नाम होता है, जो कि पाइथन ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है या अलॉट करता है आपके फाइल के लिए। और उसके बाद आपका आता है, कहना चाहिए, क्लास का नाम। अब होगा क्या, कैसे प्रोसेस करेगा, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब समझो डेटा मेंबर और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जब भी हम क्लास डिफाइन कर देते हैं तो नया हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है
कि हम मेंबर्स बताएं, एट्रीब्यूट्स बताएं, मतलब कितने वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ये सारी चीजें हम बताएं। तो देखो हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में। एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है क्लास वेरिएबल। इस पर्टिकुलर कहना चाहिए क्लास में हम केवल इंस्टेंस वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल की, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है या इंस्टेंस वेरिएबल होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है इंडिविजुअली क्रिएट करता है। मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड बाय पाइथन फॉर ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो जो हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है या इंस्टेंस वेरिएबल है आर क्रिएटेड बाय पाइथन फॉर ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, in this case each object had its own copy of the instance variable and they are not shared or related in any way। जैसे मैंने बोला कि एक क्लास में आपके पास a वेरिएबल है, b और c है। आपके पास ऑब्जेक्ट एक बना हुआ है a1 और एक a2, तो a1 के पास एक कॉपी होगी abc की, a2 के पास भी एक कॉपी होगी abc की। दोनों के पास अलग अलग एक कॉपी है, दोनों अलग अलग ऑपरेट करेंगे, दोनों का अपडेशन का आपस में कोई लिंकेज नहीं होगा। मतलब A2 के थ्रू कोई अपडेशन करेंगे तो A1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और A1 के थ्रू हम कहना चाहिए अपडेट करेंगे तो A2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि देखो बेटा होता क्या है, जैसे अगर इंस्टेंस वेरिएबल अगर आपको C++ में बनाना होता तो क्या होता, समझो। जैसे अगर हम C++ की बात करें तो वहां भी हम लिखते थे क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर उसके बाद कोई कोलन नहीं होता क्योंकि कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होता है। यहां कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ता है क्योंकि जो C++ का कंपाइलर होता है वो मानता है कि क्लास एक स्टेटमेंट है, अगर ये एक स्टेटमेंट है तो इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि C++ में रूल है कि हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करो। वहां क्लास एक स्टेटमेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए वहां हम उसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट भी करते हैं। तो अगर देखो आपके पास जो इंटीजर कैरेक्टर और एक कैरेक्टर आपने लिया नेम और सी नेम लिया, जैसे देखो इंटीजर एस कैरेक्टर नेम और आपने 30 ले लिया, मतलब आप 29 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग ले सकते हो। 29 क्यों, क्योंकि लास्ट में बैकस्लैश 0 पुट करता है C++ में, याद करो। तो 29 कैरेक्टर लॉन्ग हम क्या कहते हैं, नेम ले सकते हैं। वैसे ही कॉलेज का नाम हम 49 कैरेक्टर लॉन्ग ले सकते हैं। अब दीज आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल, इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इन्हीं को हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो मैं यहां लिख दूंगा, देखो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम, बन गया ऑब्जेक्ट। क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना बेटा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, एक क्लास के मेंबर्स को या कहना चाहिए डेटा मेंबर को या इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी और अदर रिसोर्सेस मिल जाते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं समझना, अब यहां से लॉजिक समझना, यही लॉजिक सब जगह काम में आएगा। होता क्या है बेटा, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो C++ में, जावा में या पाइथन में, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, कॉमन है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत एक फंक्शन कॉल होता है, दैट इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्या कॉल होता है, मेंबर फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। जो क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है। समझना मेरी बात, जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम क्लास के नाम के जैसा ही होता है, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। जैसे कि देखो अगर मैं कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट की बात करूं तो ये ऐसा कंस्ट्रक्टर बना हुआ होगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा, डिफॉल्ट, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर अपने क्लास में बनाते भी हो, अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर बनाते भी हो, नहीं बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा होता है। और कंस्ट्रक्टर होता क्या है, स्पेशल मेंबर फंक्शन। तो देखो यहां पैरेंथेसिस लगा हुआ है, जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है और कुछ भी रिटर्न भी नहीं करता, और इसकी बॉडी जो होती है वो एम्प्टी होती है, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होता है। फिर से समझो, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि एक मेंबर फंक्शन होता है, जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और कहना चाहिए उसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता, उसकी बॉडी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा या कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं मिलेगा, और इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, ना ही वॉइड।
वॉइड भी नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर का अगर देखें तो इसका नाम क्लास के नाम के जैसे, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं लेगा, बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, रिटर्न टाइप भी कुछ भी नहीं होगा। तो इट हैज सेम नेम एज क्लास, डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, ठीक है। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, अगर आपने नहीं बनाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई अ कंस्ट्रक्टर, द C++ कंपाइलर जनरेट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अस। C++ की ही बात ना करें, जावा की भी बात करें तो भी ऐसा ही होगा, पाइथन की बात करें तो भी ऐसा ही होगा। जो कंस्ट्रक्टर होता था वो डिक्लेयर्ड पब्लिक सेक्शन में किया जाता था, अगर हम C++ की बात करें, क्योंकि जनरली ये बाय डिफॉल्ट कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल होता है, तो पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए। पाइथन में कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही है। तो अब समझ में आई बात कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि मेंबर फंक्शन होता है, जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, बॉडी एम्प्टी होती है। काम क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपके क्लास के मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को मेमोरी और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। बात समझ में आ रही है? गुड। क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यही कंसेप्ट होता है जो कहना चाहिए आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर जगह अप्लीकेबल है। बात करते हैं आगे, जावा की बात करें बेटा, तो जावा में देखो बस सेमीकोलन नहीं होगा, क्लास स्टूडेंट बनाया, इंटीजर एज, और यहां कैरेक्टर नहीं होता तो यहां स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग सी नेम ले लिया, ये आपके डेटा मेंबर्स हो गए। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यहां अलग है, यहां क्लास नेम फिर ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू न्यू। क्यों? क्योंकि जावा में हर चीज डायनेमिक है, ऑब्जेक्ट भी डायनेमिक है, इसलिए न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर देखो मैंने क्लास का नेम और पैरेंथेसिस, इससे क्या होता है समझो, जैसे मैंने लिखा है स्टूडेंट पैरेंथेसिस, ये देखो फंक्शन कॉल है, ये क्या है? फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल ऐसे ही करते हो ना, फंक्शन नेम और फिर क्या कर देते हो? पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये आपका कॉल ही तो है। तो देखो जावा में क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू, इतने से आपका क्या कॉल होगा? फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा? स्पेशल मेंबर फंक्शन, दैट इज कंस्ट्रक्टर। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होगा? क्लास के नाम के जैसा होगा, कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, बॉडी एम्प्टी होगी। क्या करेगा? क्लास के मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, या कहना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल को, मेमोरी और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप कहते हो कि क्लास इंस्टेंशिएट हो गया। आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट ने इंस्टेंशिएट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं बच्चे। आप जैसे ही क्लास बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जो क्या करता है? आपके डेटा मेंबर या इंस्टेंस वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को मेमोरी और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो कि एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। तो यहां देखो दिख रहा है कि ये फंक्शन कॉल है। वैसे ही अगर हम पाइथन की बात करें बेटा, जैसे ही हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन में जो कंस्ट्रक्टर होता है वो दूसरा होता है। यहां भी वही होगा बेटा, यहां भी। अब आप ऑब्जेक्ट की बात करो, यहां जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, यहां देखो आपने बोला कि a इक्वल टू स्टूडेंट, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया, पैरेंथेसिस लगाया, यहां तो सेमीकोलन होता ही नहीं है वैसे भी। तो ये क्या करेगा? फंक्शन कॉल करेगा। कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। लेकिन यहां जो कंस्ट्रक्टर है वो C++ और जावा जैसा नहीं है। यहां जो स्पेशल मेंबर फंक्शन है या स्पेशल मेथड है उसको हम बोलते हैं इनिट। देखो इनिट, ये आपका INIT, इनिट मेथड होता है जो कि कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। जो क्या करता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, समझना मेरी बात को, जैसे ही आपने पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाया, इनिट मेथड कॉल होता है। इनिट मेथड, समझना मेरी बात को, जो कि मेमोरी और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो यहां जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है? इनिट है। तो ध्यान रखना, अगर आपको पाइथन में पूछे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इनिट मेथड होता है। ये आपके C++ जैसा नहीं है कि हाँ उसके नाम के जैसा है और रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा, बॉडी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां स्पेशल मेथड कौन सा है? इनिट है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो इन पाइथन वी यूज अ वेरी स्पेशल मेथड कॉल्ड init
to create as well as initialize an object initial attribute by giving them their default value. Python call this method automatically as soon as the object of the class get created. जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया init मेथड कॉल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, जो क्या करेगा, मेमोरी, अदर रिसोर्सेज और जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, जो कि C++ और जावा में कंस्ट्रक्टर करता था वही सेम काम. तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज लाइक अ कंस्ट्रक्टर इन C++ और जावा. तो पाइथन का कंस्ट्रक्टर क्या हुआ? इनिट मेथड हुआ. आगे बढ़ते हैं बच्चे. So the init method is similar to constructor in C++ and Java. Constructor are used to initialize the object state. Like method, a constructor also contain a collection of statements that are executed at the time of object creation. It is run as soon as an object of a class is instantiated. The method is useful to do any initialization you want to do with your object. जो भी काम आप कहना चाहिए ऑब्जेक्ट से करते हो, वो सारे काम एक्चुअली में बैकग्राउंड में कौन करता है? कंस्ट्रक्टर करता है. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. यहां इनिट कॉल हो जाएगा और वो सारे काम आपके लिए करेगा. इनफैक्ट इनिशियलाइजेशन जो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो वो भी वही करता है, इनिट मेथड करता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं, एक होता है सेल्फ. अब पाइथन में जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कौन सा मेथड कॉल होगा? जो कंस्ट्रक्टर है. क्या है कंस्ट्रक्टर? इनिट. तो इनिट कॉल हो गया. ठीक है, अब आपने देखा कि इनिट आपका कॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, इनिट कॉल हो गया, अच्छी बात है. अब जब इनिट कॉल हो गया बेटा, तो होता क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इनिट मेथड कॉल होता है. बट वाइल कॉलिंग दिस मेथड, जब आप इस मेथड को कॉल करते हो तो पाइथन क्या करता है? एक एड्रेस पास करता है. कौन सा एड्रेस पास करता है? ऑब्जेक्ट का. आपने जैसे मान लो ना, आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, ए इक्वल टू स्टूडेंट, आपने बोला स्टूडेंट. अब जैसे ही आपने स्टूडेंट बनाया, क्या कॉल हो जाएगा? इनिट मेथड कॉल हो जाएगा. ये आपको पता चल गया? ठीक है, जैसे ही इनिट मेथड आपका कॉल होगा, कॉल होते ही पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा एक एड्रेस भेजेगा इनिट को. समझना मेरी बात को, समझते चलना. एक एड्रेस भेजेगा. जैसे ही आपने स्टूडेंट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? इनिट. कॉल हो गया, चलो अच्छी बात है. पाइथन का इंटरप्रेटर बोलेगा कि मेरे को एक एड्रेस भी भेजना है भाई. किसका एड्रेस भेजना है? इस ऑब्जेक्ट का. जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जो कि स्टूडेंट क्लास को रेफर करेगा, उसका मुझे एड्रेस भेजना है. तो बोले ठीक है, भेज दे भाई. तो जब इनिट कॉल होगा तो एक एड्रेस साथ में जाएगा. इनिट जैसे ही कॉल होगा एक एड्रेस भेजेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, पास करेगा एक एड्रेस. किसका? ऑब्जेक्ट का. ठीक है, जो कि इनिट का आर्ग्यूमेंट बनेगा. इनिट का क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट. जो क्या होगा? पहला आर्ग्यूमेंट होगा. तो एक बात बताओ, जब मैं एड्रेस भेजूंगा तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल भी तो चाहिए. तो यहां जो सेल्फ है ना, ये जो सेल्फ है, यहां पहला आपका आर्ग्यूमेंट बनता है इनिट का. ध्यान रखना, सेल्फ जो होता है इनिट का पहला आर्ग्यूमेंट होता है और कंपलसरी आर्ग्यूमेंट होता है. समझना फिर से, सेल्फ जो है इनिट का पहला आर्गुमेंट है और कंपलसरी आर्गुमेंट है. क्यों? क्योंकि जैसे ही इनिट मेथड कॉल होता है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या भेजता है? एक एड्रेस भेजता है. जैसे ही एड्रेस भेजा उसने, तो क्या करेगा? इनिट मेथड कॉल हो रहा है, इनिट को बोलेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, भाई मैं एड्रेस भेज रहा हूं ऑब्जेक्ट का, उसको होल्ड करो. तो बोलेगा अच्छा ठीक है. इसीलिए इनिट क्या रखता है? एक सेल्फ नाम का जो कहना चाहिए वेरिएबल है उसको रखता है. अब जो सेल्फ होगा वो आर्गुमेंट होगा जो क्या करेगा? उस एड्रेस को होल्ड कर लेगा. तो इनिट के पास क्या आ जाएगा? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस. इनिट अब समझ जाएगा कि मेरे पास ए का रेफरेंस है, तो मतलब मैं जो काम ए के थ्रू करता वही काम सेल्फ के थ्रू भी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सेल्फ के पास ए का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है. ध्यान रखना. तो जब हम डिफाइन करते हैं इनिट मेथड को, वी मस्ट प्रोवाइड इट एटलीस्ट वन फॉर्मल आर्गुमेंट जो कि इस ऑब्जेक्ट एड्रेस को होल्ड कर ले. अब ये ऑब्जेक्ट एड्रेस को होल्ड करने के लिए ही हम आर्गुमेंट का नाम क्या देते हैं? सेल्फ दे देते हैं. अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कसम खाई है कि नाम सेल्फ ही देना है. जनरल कन्वेंशन है कि सेल्फ नाम दे दो. तुम अमित दे दो तो अमित भी एड्रेस होल्ड कर लेगा, क्योंकि पाइथन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. सब कुछ सबको ही कर लेता है. राहुल नाम लिख दो तो राहुल भी एड्रेस होल्ड कर लेगा. मतलब कोई भी वेरिएबल दे दो एड्रेस होल्ड कर लेगा. इन जनरल एक
बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है, हम सेल्फ लिख देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है ये सेल्फ जो है ना, एक आर्गुमेंट जो हम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि पाइथन का इंटरप्रेटर एक एड्रेस भेजेगा जिसको मुझे होल्ड करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बच्चे। यस सर। गुड। तो सेल्फ क्या हुआ? Class method must have an extra first parameter in method definition. We do not give a value for this parameter when we call this method. Python provides it. और एक क्या वैल्यू होगी? सिंपल एड्रेस। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर देखो तो सेल्फ के पास या उस पर्टिकुलर वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो गया, याद करो। ठीक है। तो ये वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि C++ में पॉइंटर करता था। पॉइंटर भी किसी एड्रेस को होल्ड करता था। ठीक है। और जावा में एक दिस रेफरेंस होता था जो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता था। तो ये जो सेल्फ है वो C++ के पॉइंटर जैसा बिहेव कर रहा है देखा जाए तो, या जावा के दिस जैसा रेफरेंस बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ होगा वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या उसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो सारे काम कर लेगा जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, इफ यू हैव अ मेथड व्हिच टेक्स नो आर्गुमेंट देन वी स्टिल हैव टू हैव वन आर्गुमेंट। पहली बात तो ये है कि अगर इनिट मेथड आप यूज कर रहे हो तो एक आर्गुमेंट तो देना ही पड़ेगा एड्रेस को होल्ड करने के लिए। अब सेल्फ नाम दे दो, उसका ए नाम दे दो, बी दे दो, राहुल दे दो, आशुतोष दे दो, कुछ भी दो, लेकिन एक आर्गुमेंट तो होगा ही होगा बिकॉज एड्रेस होल्ड करना है। ठीक है। और एक कैसा है, आपके पॉइंटर जैसा है जो C++ में था, और रेफरेंस जैसा है जैसा जावा में था। ठीक है। प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बच्चे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला जैसे क्लास स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो इनिट मेथड है तो डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, डिफाइन डेफ और इनिट मेथड। और यहां देखो एक आपका पैरामीटर हमने दे दिया सेल्फ नाम का। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इनिट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इनिट को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इनिट कॉल हो गया। इनिट कॉल हुआ तो क्या करेगा? एड्रेस जाएगा, एक किसका एड्रेस जाएगा? उस ऑब्जेक्ट का, उसको स्टोर करने के लिए सेल्फ आपने रख लिया। इस फंक्शन, अब देखो मैंने क्लास के अंदर क्या रखा, क्लास के अंदर एक फंक्शन रखा तो एक इंडेंट दिया, फंक्शन का वो दे रहा हूं तो एक और इंडेंट बढ़ाया, उसमें मैंने लिख दिया प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मैंने बोला ई इक्वल टू स्टूडेंट, ये आपका यहां ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। जैसे ही इक्वल टू स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर कौन है? इनिट। इनिट मेथड कॉल होगा, सेल्फ के पास ई का एड्रेस चला जाएगा, सेल्फ के पास ई का एड्रेस चला जाएगा। और जैसे ही इसकी डेफिनेशन में जाएगा बोलेगा प्रिंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। दूसरे में मैंने देखो क्या किया, तीन ऑब्जेक्ट बनाए, E1, E2, E3। पहले E1 कॉल होगा तो जैसे ही कॉल होगा कंस्ट्रक्टर के पास गया, इनिट मेथड के पास, E1 का यहां क्या कहते हैं एड्रेस पास हुआ, प्रिंट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। फिर E2 जब होगा तो सेम काम, E2 का सेल्फ के पास हो गया एड्रेस, प्रिंट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। सेम E3 के पास गया, फिर हो जाएगा सेल्फ के पास E3 का एड्रेस पास होगा, फिर आउटपुट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो अगर आप देखो पाइथन हैज ऑटोमेटिकली कॉल्ड द स्पेशल मेथड init as soon as we have created the object of the student class। मतलब ऑब्जेक्ट बनाते ही init मेथड कॉल हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ एक कंस्ट्रक्टर जैसा ही बिहेव कर रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? बोलो बोलो बच्चे, कोई डाउट है? क्लियर सर। गुड। नो सर। फिर आगे हम बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। अब जैसे मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट, डिफाइन कर दिया इनिट को। अगर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एक एड्रेस भी जाएगा जिसको होल्ड करने के लिए कोई भी नहीं है, तो एरर जनरेट करेगा। टाइप एरर आएगा कि इनिट टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आर्गुमेंट होना चाहिए था लेकिन वहां पोजिशनल एक भी आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना था? एक आर्गुमेंट पास करना था। सिंस इट हैड पास्ड द ऑब्जेक्ट एड्रेस एज आर्गुमेंट व्हाइल कॉलिंग द मेथड init बट वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनी आर्गुमेंट टू रिसीव इट। तो सेल्फ ए बी सी कुछ भी दे दो, सेल्फ तो एक जनरल कन्वेंशन है कि सेल्फ देना चाहिए, बाकी आप कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करें, हमने एक प्रोग्राम और लिया, मैंने यहां देखो सेल्फ की जगह लिख दिया अमित, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ जनरल कन्वेंशन है कि सेल्फ लिखना चाहिए।
अब जैसे ही मैंने E1 इक्वल टू स्टूडेंट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ स्टूडेंट का, अमित के पास एड्रेस चला गया और प्रिंट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन इज अलाउ अस टू यूज द नेम माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ सेल्फ, कुछ भी, बट द कन्वेंशन इज टू ऑलवेज यूज द वर्ड सेल्फ। कन्वेंशन है कि सेल्फ यूज करना चाहिए, बाकी आप कोई भी वेरिएबल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी प्रॉपर आइडेंटिफायर आप यहां यूज कर सकते हो, कोई भी नेमिंग कन्वेंशन जो फॉलो करता है आइडेंटिफायर का, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अब ये सेल्फ कहलाता क्या है? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे प्रोग्रामर सोचते हैं कि सेल्फ जो है ना कीवर्ड है, ऐसा नहीं है। ये सेल्फ जो है एक सिंपल नेम है जिसको हम किसी भी नेम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ जो होता है लोकल टू द मेथड बॉडी होता है, तो आउटसाइड द मेथड यूज नहीं होगा, ध्यान रखना। ये देखो, ये जो सेल्फ यहां हम यूज कर रहे हैं या यहां ये जो सेल्फ यूज होगा या यहां अमित यूज होगा, ये केवल आपके डेफिनेशन में यूज होगा, मतलब इतने पोर्शन में यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोकल है, केवल फंक्शन की बॉडी तक ही लोकल है, तो इसलिए लोकली यूज होगा। तो ये कीवर्ड नहीं है, सिंपल नाम है, जस्ट एक नेम है। कन्वेंशन के लिए हम सेल्फ यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात हम और करते हैं, जैसे मैंने बोला E1 इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है, और E1 इक्वल टू स्टूडेंट बोला तो ये आपका सेल्फ पे गया, आउटपुट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो देखो आउटपुट आ गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। मैंने बोला प्रिंट E1, तो एड्रेस आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा जिसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट क्लास को जिसको रेफर कर रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया। जब मैं प्रिंट सेल्फ करने की कोशिश करूंगा तो एरर आएगा, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सेल्फ तो केवल यहीं तक है, केवल फंक्शन की डेफिनेशन तक है, आउटसाइड फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। अब सेल्फ को हम डायनेमिक इंस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको डायनेमिकली इंस्टेंस को ऐड करना है तो भी आप सेल्फ का यूज कर सकते हैं। कैसे? टू डू दिस वी सिंपली हैव टू यूज सेल्फ फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर। मतलब कैसे? सेल्फ के साथ आप वेरिएबल नेम लिख दो और वैल्यू असाइन कर दो, तो डायनेमिकली असाइन भी हो जाएगा। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला क्लास स्टूडेंट और डिफाइन इंट सेल्फ, ये कर दिया मैंने। अब जब मैंने ई इक्वल टू स्टूडेंट बोला तो देखो यहां 0 आर्गुमेंट है, ये ध्यान रखना। यहां अगर 1 आर्गुमेंट होगा तो ये 0 आर्गुमेंट होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस होल्ड करेगा। अगर यहां 3 आर्गुमेंट है, मतलब सेल्फ के बाद आपने 1,2 दिया, तो टोटल 3 आर्गुमेंट हुए, तो यहां कितने आर्गुमेंट होंगे? केवल 2, क्योंकि सेल्फ को आपको देने की जरूरत नहीं है। सेल्फ को वैल्यू पाइथन का इंटरप्रेटर देता है। 1,2 के लिए आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, उतने ही आर्गुमेंट रखने पड़ेंगे। तो अगर ये 1 आर्गुमेंट का है तो ये 0 आर्गुमेंट कॉल होगा, ध्यान रखना। दूसरी जगह क्या होता था, 1 आर्गुमेंट है तो 1 आर्गुमेंट का कॉल करना पड़ता था। यहां लेकिन सेल्फ को जो है वो वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है? आपका पाइथन का इंटरप्रेटर, इसलिए 0 आर्गुमेंट कॉल होगा। जैसे ही गया ये आपको पाइथन का इंटरप्रेटर इसका एड्रेस दे देगा। अब देखो आप क्या कर रहे हो, इसकी डेफिनेशन में ही क्या कर रहे हो। मैंने आपको बोला ना सेल्फ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो जो काम ऑब्जेक्ट करता वो काम सेल्फ कर लेगा, लेकिन लोकल ब्लॉक में केवल। तो मैंने बोल दिया सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 25, तो एज की वैल्यू 25 हो गई। क्यों? क्योंकि सेल्फ भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू अमित, तो नेम की वैल्यू अमित हो गई। सेल्फ डॉट सी नेम इक्वल टू चितकारा यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज नेम चितकारा यूनिवर्सिटी हो गया। लेकिन जब मैं यहां प्रिंट करूंगा तो ध्यान रखना, यहां मैं सेल्फ डॉट एज नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि सेल्फ आउटसाइड स्कोप में नहीं आ पाएगा। लेकिन सेल्फ ने क्या किया, एज, नेम और सी नेम को 3 वैल्यूज दे दी। एज को 25, नेम को अमित और कॉलेज नेम को चितकारा यूनिवर्सिटी दे दिया। तो जब आप बाहर प्रिंट करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस एड्रेस को ऑब्जेक्ट रेफरेंस से भी तो रेफर कर सकते हो। सेल्फ से रेफर करोगे लोकल ब्लॉक में, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आप पूरे प्रोग्राम में रेफर कर सकते हो। तो जब आपने बोला ई डॉट एज, तो एज आ गया 25, ई डॉट नेम, तो नेम आ गया आपका क्या कहते हैं, अमित, फिर ई डॉट सी नेम, तो कॉलेज नेम के बाद आ गया आपका चितकारा यूनिवर्सिटी। तो यहां जो वेरिएबल सेल्फ एज, सेल्फ नेम और सेल्फ सी नेम वो आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं। लेकिन आप सेल्फ को आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते क्योंकि लोकल है। तो आउटसाइड द क्लास आपको यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको यूज करना पड़ेगा या रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू यूज करना पड़ेगा। तो इन पाइथन बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इन अ क्लास इज पब्लिक, हर चीज पब्लिक है, बाहर से आप एक्सेस कर सकते हो। सो वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इट आउटसाइड द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेल्फ लोकल होने के चलते बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी सेल्फ काम करेगा इसी मेमोरी एड्रेस में करेगा, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी उसको अगर एक्सेस करेगा तो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। अगला एग्जांपल, अब मैंने बोला क्लास ईएमपी, मैंने सेल्फ दिया, मैंने बोला सेल्फ डॉट एज इक्वल टू 38, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू अमित। अब मैंने बोला ई इक्वल टू ईएमपी, तो यहां जाएगा सेल्फ डॉट एज को कितना मिल जाएगा 38, एज 38 हो गया, नेम अमित हो गया।
अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी चेंज करूंगा तो उसी ब्लॉक में चेंज होगा। तो सैलरी आपका क्या हो गया 30,000। तो जब आप एज प्रिंट करोगे तो ई डॉट एज आ जाएगा 38, नेम प्रिंट करोगे तो अमित आ जाएगा, और जब सैलरी आपका प्रिंट करोगे तो सैलरी आपका 30,000 आ जाएगा। मतलब जो चेंजेस यहां से करोगे वो भी होंगे, जो चेंजेस ऑब्जेक्ट से करोगे या ऑब्जेक्ट रेफरेंस से करोगे वो भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आपका लोकली हो रहा है, एक आउटसाइड हो रहा है, लेकिन हो रहा है उसी मेमोरी ब्लॉक में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अनलाइक C++ और जावा, इन पाइथन वी कैन क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल आउटसाइड द क्लास बाय डायरेक्टली यूजिंग द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो C++ और जावा में तो आपको उसी के कहना चाहिए ब्लॉक में करना पड़ता था, लेकिन हम यहां आउटसाइड भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना सकते हैं क्योंकि यहां सारा कुछ पब्लिक है। अब देखो ये आपका जो प्रोग्राम है रन तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। प्रॉब्लम क्या आएगी? The problem is that for every object of EMP class, Python will call init method and thus every object will be initialized with the same values. मतलब देखो यहां पास अगर देखो, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ई और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाओ E1, ई के थ्रू जो वैल्यू मिलेगी वो सेल्फ डॉट एज को क्या मिल जाएगा 38 और सेल्फ डॉट नेम को क्या मिल जाएगा अमित। E1 जैसे ही बनाऊंगा E1 भी सेल्फ को इनिट को कॉल करेगा और फिर आपको एज और नेम दोनों ही सेम ही वैल्यू मिलेंगे। ध्यान रखना, इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इनिट को पैरामीटराइज बना दो। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि यहां आपके पास क्या है ना, जो वैल्यू है वो सेल्फ ने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितने ही बनाओ, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे वो इनिट के पास जाएगा और वैल्यू सेम के सेम मिल जाएंगे। इससे अगर आप बचना चाहते हो, बार बार वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनिट को आप पैरामीटराइज बना दो। ठीक है, तो इनिट आपका पैरामीटराइज हो सकता है, लेकिन पैरामीटराइज होगा तो ध्यान रखना इनिट के बाद जितने भी पैरामीटर होंगे सेल्फ के अलावा उतने पैरामीटर का कॉल करना पड़ेगा, उतने पैरामीटर का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सिंस init is called by Python at the time of object creation, so we will have to pass these argument at the time of creation of the object. ध्यान रखना, मतलब सेल्फ के अलावा जितने आपके पैरामीटर होंगे उतने ही पैरामीटर का या उतने ही आर्गुमेंट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनिट के डिफाइन करते वक्त भी आपको आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे जिससे कि उतने नंबर वैलिड हो। जैसे 2 आर्गुमेंट कॉल किया आपने ऑब्जेक्ट से तो उतने ही नंबर के आपके वहां होने चाहिए, बल्कि एक ज्यादा, एक सेल्फ के लिए और 2 उसके लिए। ठीक है, और फाइनली यूजिंग दिस पैरामीटर वी कैन इनिशियलाइज इंस्टेंस मेंबर टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब इससे हम कर सकते हैं कैसे, देखो। अब जैसे कि देखो मैंने लिया क्लास एम्प्लॉय, मैंने बोला डिफाइन इनिट, मैंने वेरिएबल दिया सेल्फ, सेल्फ तो एड्रेस के लिए, फिर मैंने बोला एज, नेम और सैलरी। तो यहां जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाऊंगा तो मैंने क्या बोला ई इक्वल टू एम्प्लॉय, और देखो 25 अमित और 30,000, तो 25 चला जाएगा एज को, अमित चला जाएगा नेम को, 30,000 चला जाएगा सैलरी में, और सेल्फ में एड्रेस चला जाएगा इस ई का। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, तो एज में आ गया 25, जब सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, तो नेम में आ गया आपका अमित, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, तो सैलरी आ गया 30,000। जब आप प्रिंट करोगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा 25 अमित सैलरी 30,000। दूसरा कॉल मैंने किया एफ से, अब एफ में मैंने वैल्यू दे दिया 31 वरुण और 45,000। जब एक कॉल होगा तो सेल्फ में एफ का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है, और बाकी वैल्यू 31 एज में, वरुण नेम में और 45,000 सैलरी में चला जाएगा। जब आप प्रिंट कराओगे तो 31 एज आ जाएगा, नेम वरुण आ जाएगा, सैलरी 45,000 आ जाएगा। अब देखो यहां जरूरी नहीं है ना कि ये दोनों वेरिएबल सेम हो, यहां आप ऐसा कर सकते हो सेल्फ डॉट ए इक्वल टू एज, मतलब ये वाला वैल्यू यहां लिखते जाओ और इधर आप कोई भी वेरिएबल लिख दो, ए लिख दो, एन लिख दो, एस लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखो जो आर्गुमेंट सेल्फ है वो पहला आर्गुमेंट होना चाहिए हर समय, ध्यान रखना। जो सेल्फ आर्गुमेंट होगा वो ऑलवेज फर्स्ट आर्गुमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पाइथन सबसे पहले एड्रेस ही पास करता है, एज पाइथन पासेस द एड्रेस ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट एज द फर्स्ट आर्गुमेंट, ध्यान रखना, इससे सेल्फ पहला होना चाहिए। जो वेरिएबल है एज, नेम एंड सैलरी जो इनिट में यूज हो रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पैरामीटर्स या लोकल वेरिएबल्स। ये आपका लोकल वेरिएबल्स हो गए जिसका स्कोप केवल यहां तक है। ठीक है, दे विल ओनली सर्वाइव अंटिल द मेथड इज अंडर एग्जीक्यूशन। ये कब तक चलेंगे? जब तक कि मेथड जिंदा है। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब जो भी वेरिएबल इनसाइड द बॉडी डिक्लेयर्ड है मेथड के, ठीक है, वो आपके इनसाइड द क्लास यूज हो जाएंगे यूजिंग सेल्फ, बिकॉज सेल्फ भी लोकली वेरिएबल है, सेल्फ भी आपका लोकली वेरिएबल है। ठीक है,
अब कॉमन कन्वेंशन है कि आप इसको एज और एज ये दोनों सेम आप दे देते हो, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी। यहां देखो मैंने ए दे दिया, एन दे दिया और एस दे दिया। तो इट इज अ कॉमन कन्वेंशन टू गिव पैरामीटर्स द सेम नेम एज इंस्टेंस मेंबर, बट इट इज नॉट ऑल कंपलसरी। ठीक है,